गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों का प्रीवियस क्लास में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये मान के चलो कि लाइफ टाइम तक जब तक आप अकाउंट को पढ़ेंगे तब तक ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेट। देखिए डियर, इस चैप्टर को बहुत स्लोली करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर आने वाले टाइम में भी आप लोगों के लिए यूजेबल होगा। आने वाले टाइम में भी जैसे आप बीकॉम पढ़ेंगे, सीए करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उन सब में ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट मिलता है। देखिए डियर, सबसे पहले हमारे पास एक आता है कि व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। देखो डियर, आज की डेट में जैसे कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के ऊपर उसके पास कुछ कैश अवेलेबिलिटी होती है, उसके पास कुछ कैश होता है। ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस करता है और ट्रांजेक्शन करने के बाद कैश का बैलेंस उसके पास एट द एंड ऑफ ईयर बचता है। लेकिन कई बार वो बंदा कंफ्यूज रहता है कि भाई स्टार्टिंग मैंने जब, जैसे कोई बंदा ये कहता है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था एट दैट टाइम मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश था, उसके बाद पूरे साल मैंने कैश रिसीट भी करी, कैश पेमेंट भी करी, उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास कैश का बैलेंस 80,000 रुपीज आ रहा है, जबकि इस दौरान मैंने 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट भी अर्न किया। तो बंदा ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहता है कि भाई मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग की थी, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया, फिर भी मेरा कैश इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, Why our cash balance is not matching? तो इस उसमें क्या करता है कि बिजनेसमैन ये देखता है कि भाई कहां से हमें कैश मिला और कहां पर आपने कैश को यूटिलाइज किया। तो देखो, हर कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने कैश के ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहती है, जिसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब आप सिंपल सी लैंग्वेज में बात करो, एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आज वो अपनी पॉकेट में 5,000 रुपीज लेके चलते हैं, तगादे पे निकल के, तगादा आप समझते हो रिकवरी करने के लिए, पूरे दिन में किसी से 500 रुपये लिए, किसी से 700, किसी से 1000, किसी से 2000 रिकवरी की। बीच बीच में उसके जो सप्लायर थे वो उनको पेमेंट भी करता जा रहा था, किसी को 1000 दे दिए, किसी के 2000 दे दिए, किसी के 3000। इवनिंग में वो आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी पॉकेट में 30,000 रुपीज निकलने चाहिए, लेकिन निकलते हैं 15,000 रुपीज। अब वो ये कंफ्यूज होता है कि भाई मैंने 5,000 से तो स्टार्टिंग की थी, मॉर्निंग में जब मैं घर से चला 5,000 रुपए थे, मैंने इतने सारे पैसे कलेक्ट कर लिए, उसके अकॉर्डिंग 30,000 का बैलेंस आना चाहिए, बैलेंस कितना मिल रहा है 15, बाकी का आगे। फिर वो सोचना स्टार्ट करता है कि भाई यहाँ से उसके पास गए, वहां से 2,000 आए, 2,000 प्लस कर दो 5 में, फिर अगले बंदे के पास किए, उससे 3,000 आए, 3,000 प्लस करो, फिर इस सप्लायर के पास गए, उसको हमने ये पेमेंट की 2,000 की, 2,000 माइनस, फिर हमने कोई गुड्स खरीदी 1,500 की, उसकी पेमेंट की, वो माइनस। इस तरीके से वो बैलेंस को मैच कर पाता है। फिर वो देखता है कि हाँ भाई मैंने हिसाब गलत लगा लिया था, मेरा 15,000 का बैलेंस आना चाहिए था और वो ही बैलेंस मेरे पास है। तो इस तरीके से कैश के ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। लगभग हर कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है एट द एंड ऑफ ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट सोर्सेज से जो कैश आ रहा है और जहां पर आपने कैश को यूज किया, जहां पर आपने कैश की पेमेंट की, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ कैश कहते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सोर्सेज ऑफ कैश एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है बेटा, मतलब कि ये दिखाया जाता है कहां से कैश आया, कौन कौन से सोर्सेज थे जिसके थ्रू आपको कैश मिला, वेयर वाज द एप्लीकेशंस ऑफ कैश, और कैश का एप्लीकेशंस कहां पे हुआ, यूज कहां पे हुआ। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब एक नंबर में डेफिनेशन आती है, व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप यही कहेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट
which represent the sources of cash and the application of cash during the year, and it help to match the opening balance of cash with the closing balance of cash. यानी कि ये कैश के ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस से मैच करता है। ऐसे स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों बनाते हैं? तो देखो बेटा, आपकी बुक में जो पर्पसेस दिए गए, शॉर्ट में हम सीधी सी बात करेंगे। पहला कह रहे हैं टू एसेरटेन द सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सीधा सा कहे कि टू फाइंड आउट द सोर्सेज थ्रू व्हिच कैश इज रिसीव्ड, उन सोर्सेज का पता करने के लिए जहां से कैश आपको मिला है। सेकंड, टू एसेरटेन द एप्लीकेशन ऑफ कैश, टू एसेरटेन या टू नो अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कैश। एप्लीकेशन ऑफ कैश का मतलब कैश कहां पे यूज किया गया, उसके सोर्सेज का पता करने के लिए। टू एसेरटेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भाई हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस के रीजंस क्या हैं। और टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटी दैट हैव प्रोवाइडेड कैश एंड दैट हैव यूज्ड कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। वैसे तो आप देखो कि किसी भी बिजनेस में कैश के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी जगह से कैश आता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आप कैश को यूज करते हो। तो उन एक्टिविटी को हाईलाइट करना जहां से आपको कैश मिला था या आपने कैश को यूज किया, ठीक है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में ना पढ़े क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं। फिर भी हो सकता है आप लोगों की किस्मत ज्यादा अच्छी हो सकता है थोड़ी आ जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट पॉइंट है। अगर एक्सप्लेनेशन आ भी जाता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई बात करते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? भाई आज मुझे ये पता चल जाए कि कल मेरे पास 5,000 रुपया आने वाले हैं, ठीक है, मुझे यहां से 5,000 मिलेंगे कल, तो मैं परसों की कैश प्लानिंग कर सकता हूं कि भाई 5,000 रुपये आते ही सीधा यूर चॉइस की दुकान पे जाऊंगा, वहां से 2,000 रुपए के कपड़े खरीदूंगा, उसके बाद रिबॉक की दुकान पे जाऊंगा, वहां से 3,000 रुपए के शूज खरीदने। कहने का मतलब मैं अपनी कैश प्लानिंग कर सकता हूं, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यही बताता है कि कहां से कैश आएगा, कहां पे कैश लगेगा, और आप अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, कैश प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। डिटेल आप खुद पढ़ लेना। सीधा से ये लिखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक अवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल या कैश प्लानिंग। सेकंड आता है यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश बजट क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग स्टार्टिंग में फ्यूचर में होने वाले कैश एक्सपेंसेस और फ्यूचर में होने वाली कैश रिसिप्ट को प्रेडिकेट करता है, ठीक है। हर बिजनेसमैन की दूर की बात है, कंट्री भी करता है। आप लोग देखो ना, हमारे देश में हर साल बजट आता है। आप सभी ने सुना होगा, फरवरी के महीने में लास्ट डेट को बजट पास किया जाता है, जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो ये बताते हैं कि इस साल हमने शिक्षा के लिए इतना बजट रखा है, एजुकेशन के लिए इतना बजट है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इतना बजट है, और यहाँ से इतना टैक्स होगा, इस तरीके से टैक्स रिकवरी होगी। तो वो कैश का एस्टिमेट है, यहाँ से पैसा आना है, यहाँ पैसा लगाना। ये जो कैश बजट होता है वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर बनाया जाता है। बिजनेस में भी यही होता है कि बिजनेस में कैश की रिसिप्ट्स और उसके एप्लीकेशंस को प्रेडिकेट किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और ये कैश बजट पास्ट के कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू बनाया जाता है कि भाई पिछले साल का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे कैश के सोर्सेज और एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाइड किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली कैश बजट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैश बजट इज ए बजट इन विच द फ्यूचर कैश expenses and income is estimated. This cash budget is prepared on the basis of previous cash flow statement. Third, comparison with the cash budget. देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक एडवांटेज ये होता है कि ये हमारे कैश बजट से कंपैरिजन करके हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर करता है। भाई मान के चलो, कैश बजट कब बनाया जाता है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जिसमें ये दिखाया जाता है यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ पैसा लगेगा।
कैश फ्लो स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है यहां से पैसा आया और यहां पे पैसा लगा। ठीक है, कैश बजट में एस्टिमेट करते हो यहां से पैसा आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है यहां से पैसा आया। ठीक, अब आप कंपैरिजन करोगे कि भाई आपने जो कैश बजट में एस्टिमेट किया था क्या वो आपका एस्टिमेट ट्रू है या नहीं। ठीक है भाई, जैसे मान लो साल के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि भाई इस साल गुड सेल करके 10 लाख रुपए मिलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट साल के अंत में बनाया गया जिसमें पता चला कि सेल ऑफ गुड्स के थ्रू 3 लाख रुपए मिले। इसका मतलब आपकी कैश प्लानिंग फेल है, आपका जो मैनेजमेंट है वो एक्सपर्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैश बजट इज प्रिपेयर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर इन विच द एस्टिमेट रिलेटेड टू कैश एक्सपेंसेस एंड कैश इनकम इज मेड, while the cash flow statement is prepared at the end of year in which the application of cash and sources of cash are shown. ठीक है, we can compare the cash budget with the cash flow statement and can find out the efficiency of the management. Study of the trend of cash receipts and payment. देखो बेटा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट के ट्रेंड को शो करता है कि भाई हाउ फास्टली what is the speed of recovery of cash from our trade receivable, debtors and PR. यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता चल जाता है थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट वी कैन कम टू नो दैट फ्रॉम विच सोर्सेज वी आर रिकवरिंग कैश। तो देयरफॉर वी कैन नो अबाउट द स्पीड ऑफ रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन द डेविएशंस ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग। देखो कैश फ्रॉम अर्निंग का डेविएशन ये क्या होता है। आपने इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, दिस इज योर अर्निंग यानी कि प्रॉफिट, इसको कहते हैं अर्निंग या फिर प्रॉफिट। और दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश क्या है, आपके पास एट द एंड ऑफ ईयर पॉकेट में 1 लाख रुपए, आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैश अवेलेबिलिटी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 रुपए, हमने साल के दौरान 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L ये दिखा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर वी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, 50,000 से स्टार्ट किया, 5 लाख का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एट द एंड ऑफ ईयर कितना होना चाहिए, 550 होना चाहिए। लेकिन स्टिल वी हैव ए कैश ऑफ ₹1 लाख ओनली, 1 लाख का कैश है भाई। बाकी 50 से स्टार्ट किया था, 5 लाख कमा लिए, 5.5 होने चाहिए, है कितने 1 लाख, बाकी 4.5 लाख आ गए। हो सकता है वो पैसा आपकी एसेट्स में इन्वेस्टेड हो। भाई आपने मार्केट से 2 लाख का सामान खरीदा, 3 लाख रुपए में किसी कस्टमर को बेचा इन क्रेडिट, यू हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, लेकिन पेमेंट तो आपने करी थी कैश में और बिका है माल उधार में, आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश आ गई 3 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के बाद भी 3 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दे रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ डेविएशन इन अर्निंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। भाई अर्निंग और कैश की अवेलेबिलिटी में डिफरेंस क्यों है, इस रीजन को वो डिफाइन करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज हेल्पफुल इन एसेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। देखो बेटा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आगे जाकर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कैश थ्रू डिफरेंट एक्टिविटी। देखो क्या होता है कि बिजनेस में 3 प्रकार की एक्टिविटी शो की जाती है, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग और एक होती है फाइनेंसिंग। तीनों के बारे में शॉर्ट में बताता हूं। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटी होती है उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, डेटर से पैसा लेना, क्रेडिटर को पैसा देना, ये हमारी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी। इनके थ्रू कैश का फ्लो कितना हो रहा है, एक तो ये दिखाया जाता है। दूसरा दिखाया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश कितना आ रहा है या कितना जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को खरीदना और उनको बेचना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश का फ्लो क्या है ये दिखाया जाता है। और तीसरा दिखाया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी थ्रू विच
देयर इज ए चेंज इन द कैपिटल एंड बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, यानी कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाता है, लाइक शेयर इशू करना, डिबेंचर का रिडेम्पशन करना, लोन लेना एटसेट्रा। तो ये सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू आपके कैपिटल स्ट्रक्चर और बोरोविंग स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन तीनों अलग अलग एक्टिविटी से होने वाले कैश के फ्लो को दिखाया जाता है। अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट we represent the flow of cash through different activity like flow of cash from operating activity, investing activity and financing activity, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड डिसीजन लेने में हेल्प करना। What do you mean by dividend? डिविडेंड क्या होता है आप सबको पता है, that amount of profit या that part of profit which is distributed among the shareholder is called dividend। किसी कंपनी ने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, क्या वो 10 लाख रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर कर दे? नहीं, ठीक है। ध्यान रखना डिविडेंड केवल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करेगा, डिविडेंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आपने ठीक है इस साल 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन ये सारे का सारा पैसा आपको कैश में नहीं मिला, इसका बहुत सारा अमाउंट आपकी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टेड है, इसका बहुत सारा अमाउंट आपकी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टेड है, ठीक है, फिक्स एसेट्स में या करंट एसेट्स में जुड़ा हुआ है। भाई मान लो किसी डेटर को 50,000 का सामान आपने 3 लाख रुपए में बेचा, 250 का आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो डेटर कह रहा है कि जी मैं आपको पेमेंट आफ्टर 6 मंथ करूंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट था, हम इस बात के लिए एग्री हो गए कि चल भाई 6 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है। अब आप देखो कि आपको वो पैसा नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते समय तो आपने उसको प्रॉफिट में ऐड कर लिया, वो पैसा तो मिला ही नहीं। अब कल को आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो, कैश अवेलेबल है नहीं, कैसे डिविडेंड दे पाओगे? तो हम ये कह सकते हैं कि द डिविडेंड ऑफ द कंपनी does not depend only on the availability of profit, but it is also affected due to the availability of cash. Through the cash flow statement, we can come to know about the availability of cash and accordingly we can declare dividend. उसी के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजरियल डिसीजंस के लिए हेल्पफुल होना। देखो बेटा, थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट द मैनेजमेंट कम टू नो अबाउट द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द डिसीजन रिलेटेड टू कैश। यानी कि मैनेजमेंट को कैश के सोर्सेज और एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कैश के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है यूजफुल टू आउटसाइडर। देखो बेटा, कई प्रकार के जो आउटसाइडर पार्टीज है लाइक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, loan provider, etc. For those, the cash flow statement is also useful because through the cash flow statement, they can come to know about the liquidity position of the company. यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है और उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिटर हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दे आर वेरी यूजफुल फॉर मेनी इंटरेस्टेड पार्टी लाइक क्रेडिटर, सप्लायर एटसेट्रा, बिकॉज थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट दे कैन कम टू नो अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं? देखो ये भी शॉर्ट में लेते, ज्यादा डिटेल नहीं। पहले नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। देखो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, बट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द कैश। देखो किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी केवल कैश पे डिपेंड नहीं करती। आप लोगों ने रेशियो का चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़े थे। उसमें लिक्विडिटी निकालने के लिए करंट एसेट्स को यूज किया जाता है, जिसमें डेटर भी शामिल होता है, इन्वेंट्री भी शामिल होता है, जितनी भी करंट एसेट्स है वो सारी शामिल होती है, ठीक है। जबकि इसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिक्विडिटी को किससे जज करते हैं? कैश की अवेलेबिलिटी से, जो गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट वी कैन कम टू नो अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी which is wrong because liquidity of company does not depend only on the cash
but many type of other current assets are also used to calculate the liquidity. Second है possibility of window dressing. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि while preparing the cash flow statement there is a possibility of window dressing. An accountant can manipulate the account. कैसे भाई, अगर मान लो अकाउंटेंट है या बिजनेसमैन है, उसको अपने बिजनेस में कैश का इनफ्लो ज्यादा दिखाना है, यानी कि ये दिखाना है कि ड्यूरिंग द ईयर कैश ज्यादा है, यूज कम हुआ है, तो वो क्या करेगा, मंथ के लास्ट में की जाने वाली पेमेंट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देगा। मान लो 31 मार्च को वर्कर को सैलरी देनी है, बाई नेक्स्ट डे आना, सैलरी रुक गई, पेमेंट नहीं हुई, यानी कि आपके पास कैश का फ्लो ज्यादा हो गया। इसी प्रकार इफ यू वांट टू शो लेस फ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश मोर, यानी कि कैश के आउटफ्लो को ज्यादा दिखाना चाहता है, इनफ्लो को कम दिखाना चाहता है, तो डेफर्ड पेमेंट कैन बी पेड इमीडिएटली। फ्यूचर में दी जाने वाले अमाउंट की पेमेंट भी वो तुरंत कर देगा, भाई पैसे ले जाओ, सप्लायर को तुरंत एडवांस में पैसा देना स्टार्ट कर देगा। तो इन दिस वे हमारे पास देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटेंट कैन मैनिपुलेट द अकाउंट बाय शोइंग एक्सेस पेमेंट और बाय रिड्यूसिंग पेमेंट, यानी कि पेमेंट के अमाउंट को कम करके या ज्यादा करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को कम या ज्यादा दिखा सकते हैं। थर्ड है इट इग्नोर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। देखो while preparing the cash flow statement only those transactions are recorded which have a impact on cash. Only cash transactions are recorded in cash flow statement. Non cash transactions are completely ignored. यानी कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय नहीं इंक्लूड करते। नेक्स्ट इट इग्नोर द एक्यूरेल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग की दो कॉन्सेप्ट होती है, आप लोगों ने प्लस वन में पढ़ा होगा, वैसे तो तीन थी, हाइब्रिड भी थी। एक होता था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता था एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्मली हम अपने बिजनेस में एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू विच any transactions are recorded in books of account on the day when the transaction took place, no matter it is in cash or in credit. While preparing the cash flow statement, only the cash basis of accounting is followed. Accrual basis of accounting is ignored because non-cash transactions are not recorded. ठीक है? Next, no substitute for an income statement. इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, थ्रू विच वी कैन कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। देखो बेटा, थ्रू द इनकम स्टेटमेंट वी कैन कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, व्हाइल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज शोवन व्हिच इज रिसीव्ड इन कैश। Therefore, the cash flow statement is not a substitute of the income statement. क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट और लॉस को जानना चाहता है एट द एंड ऑफ ईयर, ना कि ओनली दैट प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल इन नेचर। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑफ हिस्टोरिकल नेचर बिकॉज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड which already took place in past. जो ट्रांजेक्शन पास्ट में हो चुके उन ट्रांजेक्शन को कैश फ्लो स्टेटमेंट पे शो किया जाता है। Therefore, the cash flow statement is of historical nature. हिस्टोरिकल नेचर का माना जाता है। ठीक है भाई, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बातें हो गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। देखो डियर, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो वैसे तो हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए, अगर हमसे ये क्वेश्चन गलती से पूछ लिया जाए तो हम इसको बल्कि पॉइंट वाइज जैसे डिफरेंस एक्चुअल में बनाते हैं ना वैसे बना सकते हैं। पहला पॉइंट प्रिपरेशन स्टेप, कैश बजट इज प्रिपेयर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ। ठीक है, फ्यूचर एस्टिमेट या रिलेटेड पीरियड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पास्ट क्योंकि पास्ट ट्रांजेक्शन के ब्याज पर बनाए जाते हैं। कैश बजट इज रिलेटेड टू फ्यूचर जिसमें फ्यूचर का एस्टिमेट किया जाता है। कैश बजट रिप्रेजेंट द एस्टिमेट व्हाइल द कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल ट्रांजेक्शन। ठीक है,
क्लियर है बात? तो ये डिफरेंस है। अब बात आते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का प्रोसेस क्या होता है? देखो, प्रोसेस जानने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग 4 टर्म्स यूज होंगे, उनको जानना जरूरी है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं आपको बता चुका कि बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज होती है उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में भी मैंने बताया कि एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो भी मैंने आपको बताया कि दोज एक्टिविटी थ्रू विच देयर इज ए चेंज इन द कैपिटल एंड द लोन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, उन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एक टर्म्स और यूज होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा एक टर्म और यूज होती है, एक है कैश और एक है कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब तो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। भाई हमारे हाथ में, हमारी पॉकेट में जो कैश है या बैंकों के पास जो हमारा डिमांड डिपॉजिट पड़ा है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जिसको किसी भी टाइम बैंक से निकाला जा सकता है। बैंकों में जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा होता है वो दोनों कैश माना जाता है। और दूसरी चीज आती है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट इन ए कैश बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जिनको तुरंत कैश में बदला जा सके, वो कैश इक्विवेलेंट कहा जाते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, ये कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो देखो, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये चीज यूज होगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कौन कौन से एलिमेंट है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड करंट इन्वेस्टमेंट। ये 7 आइटम्स मैंने आपको बताए जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाए जाते हैं। अब बताती है हाउ टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम प्रैक्टिकल चीज पे चलते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। बेटा बहुत डिटेल में बनाया जाता है, डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक क्लास पूरी लगेगी। मैं आपको पहले एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, फिर उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। जैसे ऊपर आपने लिख दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इसका फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड टोटल, ये 3 कॉलम हो। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट बनेंगे। हम 3 अलग अलग एक्टिविटी से कैश के फ्लो को दिखाएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट पार्ट बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, फ्लो 2 प्रकार का होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर पैसा आता है तो इनफ्लो और पैसा जाता है तो आउटफ्लो। पहले ये दिखाया जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, पहले यहां पे ये दिखाएगा। फिर दूसरी एक्टिविटी को लेंगे, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना है, ठीक है। और तीसरे में दिखाया जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना है।
ठीक है, कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। ठीक है, तीनों एक्टिविटी से कैश के फ्लो को दिखाया जाएगा कि भाई ऑपरेटिंग से कैश फ्लो क्या है, इन्वेस्टिंग से कितना है और फाइनेंसिंग से कितना है। फिर इन तीनों एक्टिविटी का टोटल किया जाएगा कि भाई टोटल कैश फ्लो कितना है, टोटल कैश फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो, तीनों एक्टिविटी का टोटल किया जाएगा। मान लो जैसे पहली एक्टिविटी में 10,000 आ रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी में 20 जा रहा है, तीसरी एक्टिविटी से 70 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, तीनों एक्टिविटी का रिजल्ट कितने हैं, 10 + 70 80, और इस एक्टिविटी में 20 गए तो 80 में से 20 चले गए, कितना बचा 60। टोटल तीनों एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है कि तीनों एक्टिविटी से 60,000 का इनफ्लो हुआ है। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ना है, अभी आगे कल बात करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद लिखा जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। भाई फिर ये दिखाया जाएगा कि इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड आपके पास कितने की कैश और कैश इक्विवेलेंट की अवेलेबिलिटी थी। कैश और कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड आपके पास कितना था, जो भी था वो आप लिख देंगे। मान लो 10 था, तो इसका मतलब 10,000 आपके पास स्टार्टिंग में था। ड्यूरिंग द ईयर आपने 60,000 का कैश रिसीव किया, तो आपके पास कैश एट एंड कितना होना चाहिए 70। तो यहां पे लास्ट में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000, कितना है 70। इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। ठीक है बेटा, अब ये तीन अलग अलग एक्टिविटी है, तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो को कैसे निकाला जाता है, इन्वेस्टिंग से कैसे और फाइनेंसिंग से कैसे। क्लियर है बेटा, यहां तक करो, कल इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।